बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर डॉक्टर आज़म मुश्ताक। मेरे साथ एक बड़ी खुशकिस्मती ये है, डबल खुशकिस्मती है, वो ये कि डॉक्टर नासिर जावेद मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। डिपार्टमेंट में ही हमने ये छोटा सा आप लोगों के लिए अरेंजमेंट किया है। और ख़ुशी की बात यह है कि ये पल्मोनोलॉजिस्ट भी हैं और इंटेंसिविस्ट भी हैं। इंटेंसिव केयर में भी बहुत ट्रेनिंग याफ्ता हैं। और उसके अलावा एक ये चीज़ कि मेरे स्टूडेंट्स में से हैं, तो इट्स ए ग्रेट प्रिविलेज टू टॉक टू वन ऑफ योर स्टूडेंट्स। और इनसे डिस्कशन करने का आज मकसद ये है कि इन्होंने कोविड के दौरान बहुत खिदमत सर अंजाम दी यहाँ पर, और एक पूरा आईसीयू वार्ड 22 में जो है उसको ये देखभाल करते रहे। और अभी भी जबकि कोविड कम है, ख़त्म है, तो दूसरे मेडिकल रिलेटेड जो आईसीयू है उसकी देखभाल कर रहे हैं। और आईसीयू में ये शिफा इंटरनेशनल से जो है इन्होंने सारी ट्रेनिंग मुकम्मल की हुई है, और ये अब एफसीपीएस सेकंड फेलोशिप की तरफ जा रहे हैं। तो नासिर, पहले तो खुश आमदेद बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आपको, और मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ ये वीडियो बनाते हुए। थैंक यू अच्छा डॉक्टर नासिर, ऐसा है कि जो पेशेंट पड़ा होता है आईसीयू में, सर। जाहिर है कि आईसीयू में आया है तो क्रिटिकल है सर। और तशवीशनाक हालत में है और उसकी इंटेंसिव केयर चल रही है। सर। तो हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि आईसीयू में दो चीज़ें इस्टेब्लिश हैं, एक हैंड वाशिंग और दूसरा नर्सिंग केयर। सर। दवाइयाँ तो चल रही होती हैं, आपकी महारत अपनी जगह है, सर। ट्रबल शूटिंग आप जो कर रहे हैं वो अपनी जगह है आपकी, डे टू डे दवाइयों की मैनेजमेंट आप कर रहे हैं वो आपके ज़िम्मे है। लेकिन नर्सिंग केयर के लिए मैं जो चाहता हूँ कि पैरामेडिक्स, नर्सिंग, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, और अब तो फर्स्ट ईयर को भी इन मॉड्यूल के ज़रिए हम वार्डों में ला रहे हैं, सर। तो वो जान लें कि क्रिटिकली इल की चाहे उनके पास है चाहे हमारे पास है, चाहे जब हम घर भी भेज देते हैं बाज़ हम्म। दफ़ा, जैसे पैरालाइज पेशेंट को घर भेज देते हैं, ठीक है, उसके लिए भी तो नर्सिंग केयर आईसीयू में क्या है, और उसके चंद पॉइंट्स अगर आप बता सको हमारे व्यूअर्स को। सर, थैंक यू सो मच। मुझे ये ऑनर देने का बहुत शुक्रिया सर। ज़रूर, क्यों नहीं सर। एक्चुअली आईसीयू की जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बैकबोन है वो पैरामेडिक्स ही हैं सर, बिल्कुल। जिसमें नर्सिंग स्टाफ जो है वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे आती है। इसीलिए दुनिया में जो वेंटेड पेशेंट्स होते हैं उनमें 1:1 की रेशो रखी जाती है, और जो नॉन वेंटेड पेशेंट्स होते हैं उसमें 2:1 की रेशो रखी जाती यानी एक मरीज और एक स्टाफ है। एक नर्स, स्टाफ वो इतनी और ज़्यादा उनको ऑप्टिमाइज नॉन किया वेंटिड में दो मरीज पे एक नर्स। एक सप्लाई एक्चुअल ये है, एक्चुअली। अनफॉर्चुनेटली हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आप चार पे एक या चार, इवन 6 पे 1 होती सिक्स पे एक होती है, है, एक और फिर होती वो है। ओवर बर्डन होती है। एग्जैक्टली वो जितनी ऑप्टिमाइज्ड केयर की उस पेशेंट को ज़रूरत होती है, वो स्टाफ एक एक स्टाफ 5 पेशेंट्स को 4 पेशेंट्स को प्रोवाइड बिल्कुल भी नहीं कर सकती। ठीक। तो बेसिक जो एक आ, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो केयर है वो एक नर्सिंग स्टाफ ने और पैरामेडिक्स ने प्रोवाइड करनी होती है। उसमें जो आपने मुझे मेरे लिए हुक्म दिया है कि नर्सिंग के लिए क्या होना चाहिए। नर्सिंग को बेसिकली जैसे ही वो अपना एक ड्यूटी हैंड ओवर लें एक पेशेंट का, तो एक निमोनिक है जो हम आईसीयू में अपनी नर्सिंग स्टाफ को सिखाते हैं कि आपने आते ही अपने पेशेंट्स की इन चीज़ों को देखना है कि जब आपका कंसल्टेंट आपसे कोई सवाल पूछे तो इनमें से वो एक कुछ मुखफ़फ़ सा बनाया हुआ। मुखफ़फ़ सा एक निमोनिक बनाया हुआ है, जी। वो हमने आईसीयू टीम को सिखाना होता है। ठीक, और अक्सर आपने आईसीयू में और वैसे भी हम लोग पढ़ते हुए भी निमोनिक हाँ, बनाते थे। वो नर्सिंग स्टाफ को हमने सिखाना होता है कि जी। आपने आना है तो इस तरह पेशेंट को असेस करके अपनी एक असेसमेंट लिखनी है, और वो अपने 24 आवर के चार्ट पे डॉक्टर जब भी आएगा राउंड करने तो आपने उनको बताना। बिल्कुल। वो निमोनिक जो है सर जो हमने बनाया हुआ है दैट इज़ फास्ट हग BID। ठीक। FAST फास्ट, हग एच यू हग्स HUGS, एस एंड BID। बी आई डी। ठीक। इसमें जो 1 बाय 1 मैं आपको इसमें बताता जाता हूँ, जो हम पढ़ाते हैं नर्सिंग स्टाफ को। जो फास्ट है, फास्ट मीन नर्सिंग, पैरामेडिक्स, इवन पैरामेडिक्स के जो लिए। बिगनर जो हाँ भी जी। करना चाहे, डॉक्टर्स। हाँ जी। ठीक। तो फास्ट F इज़ फॉर फूड, न्यूट्रिशन, ठीक कि उसकी। आप उस पेशेंट को कैलोरीज पर डे कितनी जा रही हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग टू जो आइडियल बॉडी न्यूट्रिशन वेट है। खुराक का ख्याल, हाँ उस चाहे वो आईवी है, हाँ, चाहे जो अगर वो ले रहा है इन एनी फॉर्म के एंट्रल है पार एंट्रल है, टोटल कैलोरीज पर 24 आवर उसको कितनी मिल रही कितनी है मिल रही है। पेशेंट को, ठीक है। क्या उसकी डेली कैलोरीज की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है या नहीं हो रही, वो पर केजी बॉडी वेट के पर हिसाब केजी से बॉडी रखते वेट के हैं। हिसाब से रफली। हाँ जी। ठीक है। ठीक है, तो उसमें हम यूजुअली जो स्टार्टिंग होता है कि हम 12 to 15 किलो कैलोरीज से फ्रॉम एज अर्ली एज पॉसिबल स्टार्ट करते 12 हैं टू अप टू 15 किलो कैलोरीज। कैलोरीज पर केजी ठीक। एंड पर डे सर, एंड इट्स अप टू 25 किलो कैलोरीज पर केजी पर डे तक। दैट्स फाइन। That's fine.
पहला ये है कि वो देखे आके फास्ट में F इज फॉर फूड एंड ठीक F इज फॉर फ्लूइड्स। ठीक। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ फ्लूइड्स पेशेंट इज गेनिंग। फास्ट एफ का दो जगह यूज है। एफ का दो जगह यूज हो रहा है कि ठीक फूड क्या है और उसको क्या फ्लूइड्स मिल रहे हैं। ठीक नॉर्मल सलाइन है, डेक्स्ट्रोसलाइन है, आइसोटोनिक है, हाइपरटोनिक है, हाइपरटोनिक है, कोई स्टार्च है, व्हाट काइंड ऑफ फ्लूइड्स और कितनी क्वांटिटी लास्ट 24 आवर में उस पेशेंट को फ्लूइड्स की मिली है। इंटेंसिव केयर में जो हाँ, पड़ा है, इंटेंसिव केयर। क्रिटिकल हालत हाँ में जी, जो हाँ पड़ा जी, है। हाँ जी। ठीक लास्ट 24 आवर के अंदर टोटल अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स जो था ठीक है। आईवी फॉर्म के अंदर और इवन ओरल फॉर्म। ओवरलोड ना हो जाए, हाँ जी, अंडरलोड ना हो। हाँ जी। ठीक। ओरल फॉर्म के अंदर भी, आईवी फॉर्म के अंदर, और उसको मैयर करते ये रहे। दो चीजें उसने आके देख ली। ठीक। ए से आगे आता है सर एनाल्जेसिया, हम्म। कि एक पेशेंट जो वेंट पे है आपने उसको एनाल्जेसिया प्रोवाइड करना है। अब जो गाइडलाइंस हैं वो ये कहती हैं कि आप सीडेशन कम से कम यूज करें, एनाल्जेसिया एनाल्जेसिया ज्यादा, थोड़ा ज्यादा यूज यानी करें, पेन को पेन कम। मैनेजमेंट हाँ उसे जी। कम करें, और सीडेशन को आप एसओएस रखें तो आपको डेली स्पॉन्टेनियस पेन ब्रीथिंग कम ट्रायल से में कम हो, एनाल्जेसिया ज्यादा, यानी पेन किलर्स टाइप जो ओपियोइड अद्वियात, जो आप यूज ओपियाइड्स करें, वो यूज हाँ करें। स्ट्रॉन्ग ओपियोइड, सीडेट्स, बेहोशी की तरफ वाली अद्वियात जरा कि कम। उसकी जो फिर ये है कि सर जितना ज़्यादा सीडेशन होती है उतनी ज़्यादा मायोपैथी, क्रिटिकल इलनेस, न्यूरोपैथी के चांसेस ज़्यादा मसल हो की जाते हैं, वीकनेस। वीकनेस की। तो ठीक एनाल्जेसिया पे ज़्यादा फोकस होता है कि आप रखें उस पे। ठीक है। तो सेकंड ये है कि एनाल्जेसिया, एनाल्जेसिया कौन सा मिल रहा है और कितने मिलीग्राम पर आर पे मिल रहा है। ठीक। और थर्ड पे है सर फास्ट के अंदर FAS, एस से है सीडेशन सर। फिर ठीक सिडेशन जो है उसमें क्या दिया जा रहा है, बेंजोडाज़ेपीन की शक्ल में कुछ दिया जा रहा है या कोई और ग्रुप से कुछ सिडेशन दी जा रही है, ठीक। कोई मसल रिलैक्सेंट यूज़ किए जा रहे हैं। वो सारी इन्फ्यूजन फॉर्म में उसको, स्टाफ को ये आइडिया होना चाहिए, नर्सिंग को, पैरामेडिक्स को, कि एनाल्जेसिया और सिडेशन में कौन सी मेडिकेशन कितने दिन से कितने mg पर आर पे यूज़ की जा यूज रही की है। जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है टी से। टी इज थ्रोम्बोप्रोफाइलैक्सिस सर, हम्म। कि एक वेंटेड पेशेंट है, बेड बाउंड है, लेटा हुआ। अनेबल टू मूव है, जी। मल्टीपल कोमॉर्बिड्स हैं, इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर एक ज़्यादा हो रही है। बिल्कुल। ये सारे जो फैक्टर्स हैं सर इन्फ्लेमेशन के, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के और स्टेसिस के, दैट लीड्स टू वीनस थ्रोम्बोसिस सर, बिल्कुल। सुपरफिशियल वेन्स, डीप वेन्स के अंदर से थ्रोम्बोसिस में। तो हम्म। आपने ये देखना है कि पेशेंट को प्रॉपरली थ्रोम्बोप्रोफिलैक्सिस दी जा रही है इन द फॉर्म ऑफ हेपरिन, इन द जी। फॉर्म ऑफ क्लेक्सेन, वट जो भी कंसल्टेंट ने प्रेस्क्राइब की हुई है, ठीक है। क्या वो थ्रोम्बोप्रोफिलैक्सिस पेशेंट को जा रही है, और अगर नहीं जा रही तो क्यों नहीं जा रही। कोई ठीक। प्लेटलेट का प्रॉब्लम था, कोई HB फॉल हुई है, कोई और कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से नहीं दी जा सकती, कोई सर्जरी जो ब्लड है, की अपनी जी कोएगुलोपेथी कोई सर्जरी जो है वो बिल्कुल जो है ना आपने करनी है और आपने इसलिए स्टॉप की हुई है। जी, या रिसेंट सर्जरी हुई थी उसके हाँ बाद उसके हो बाद जाए हाँ तो वहाँ सेकेंडरी ब्लीडिंग का बार्स, चांस है, तो वहाँ रोक वहाँ आपने लीजिए, रोक क्या लिया। वजह है। ठीक और है। इन दैट केस अगर थ्रोम्बोप्रोफिलैक्सिस नहीं दी जा रही तो फिर नेक्स्ट ये होता है कि क्या उसको ऑल्टरनेटिव दिया गया, लाइक कंप्रेशन स्टॉकिंग्स। कंप्रेशन स्टॉकिंग्स जस्ट लाइक मसाज के तौर पे सर वो मोबाइल रखती हैं जी। एक प्रेशर के थ्रू ना। ठीक है। वो आप हेपरिन तो नहीं दे रहे बट उनको एक मसाजर के थ्रू आप उनको मोबिलाइज करने की वहाँ कोशिश से करते हैं ब्लड ताकि ताकि हाँ न ताकि जमे स्टेसिस ना हो वहाँ और पे। रुके ना और हाँ जमे क्या वो जमेगा कंप्रेशन फिर चेस्ट में। स्टॉकिंग्स मिल, ठीक है। तो ये जो फास्ट है निमोनिक। नेक्स्ट उसमें ये देखना होता है अब फास्ट में सिर्फ बाकी जिन लोगों में हमने थ्रोम्बोप्रोफिलैक्सिस रोका हुआ है, उसके अलावा बाकियों को देना है लाजमी, और उसके साइड इफेक्ट को भी मैनेज करते सर रहना साइड है, इफेक्ट देखते को भी रहना मैनेज करना है, देना भी है, लाजमी है। की जी। बात है, क्योंकि ठीक। इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस बहुत ज़्यादा हो रहा होता है इनके ठीक है। अंदर, इन्फेक्शन, सेप्सिस। ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम अब तो पेशेंट सेप्सिस और मल्टी बिल्कुल, ऑर्गन अब ये फेलियर। फास्ट कंप्लीट हो गया आगे। फास्ट में F इज फॉर फूड एंड फ्लूइड्स, जी। E इज फॉर एनाल्जेसिया, गुड। S इज फॉर सिडेशन, T इज फॉर थ्रोम्बोप्रोफिलैक्सिस। वेरी गुड। ठीक है, हम्म। नेक्स्ट है हग्स, हम्म। HUGS। ठीक। द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो H है वो ये है कि आपने पेशेंट का जो पेशेंट को कभी भी सीधा नहीं लिटाना होता है। ठीक। आपने जो एस्पिरेशन के चांसेस हैं वेंटेड पेशेंट के जी। अंदर वो मिनिमाइज रखने हैं। ठीक है। ठीक है, उसमें जो आइडियल है कि मिनिमम 30 डिग्री के ऊपर आपने हेड एलिवेशन करनी है। ठीक है। सो H इज फॉर हेड एलिवेशन। हम्म। एंड जो नेक्स्ट है वो है अल्सर। हम्म। इन्फ्लेमेशन में और सेप्सिस के पेशेंट्स के अंदर जो मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रेस ब्लीड होता है, पंक्टिएट अल्सर्स बनते हैं गैस्ट्रिक के अंदर भी, ड्यूडिनम के लेवल के भी, जो एक HB फॉल, स्ट्रेस अल्सरेशन। स्ट्रेस अल्सरेशन है, जो HB कम। फॉल होने की जो मोस्ट कॉमन रीजन है ना सर, जी। वो स्ट्रेस अल्सरेशन है वेंटेड पेशेंट्स के अंदर। तो
एच के बाद जो एस यू है उससे है अल्सर प्रोफिलैक्सिस। जैसे थ्रोम्बोप्रोफिलैक्सिस था ना, जी, अल्सर अल्सर तो प्रोफिलैक्सिस, बचाव के लिए भी अल्सर से बचाव के लिए पीपीआई आप हैं। आप क्या कर रहे हैं? ठीक है। ठीक है सर। आगे जो जी है सर, वो है ग्लाइसीमिक कंट्रोल। एक ऑप्टिमाइज्ड ग्लाइसीमिक कंट्रोल इज मैंडेटरी फॉर सेप्सिस ब्लड एंड शुगर इन्फ्लेमेटरी कंट्रोल। लेवल्स। ठीक है। जो आइडियली जो टारगेट रखा जाता है आईसीयू के कैंडिडेट्स के अंदर, वो 140 टू 180 रखा जाता है कि आपने इससे ज्यादा ना करें ना इससे कम। शुगर। इतनी इस रेंज के अंदर आपने ब्लड शुगर रखनी है। इन्फ्लेमेशन को, इन्फेक्शन को, सेप्सिस को ऑप्टिमाइज कंट्रोल के लिए, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए सर, ये एक आइडियल है कि आप इस रेंज में ग्लाइसीमिक कंट्रोल रखें। बिल्कुल। तो स्टाफ का, नर्सिंग स्टाफ का, पैरामेडिक्स का ये काम है कि लास्ट 24 आवर में ग्लाइसीमिक चार्ट कैसा रहा है उसको देखें ठीक। कि 140 और 180 के बीच में आ रहा है या फ्लक्चुएट कर रहा है। आया कि इंसुलिन को, ग्लार्जीन को, एनपीएच को, वट एवर जो भी पेशेंट को मिल रही है उसको रिवाइज करने की ज़रूरत तो नहीं है। ठीक। ऑप्टिमाइज ग्लाइसीमिक कंट्रोल, ऑप्टिमाइज वॉल्यूम कंट्रोल, ये सारी बेसिक्स हैं सर। ये सारी जो मेडिसिन में जो लोग कर रहे होते हैं चीज़ें सर, एक्चुअली द सेम थिंग्स। द मेन ये है कि इसको एक आर्ट के थ्रू करना है ऑर्गेनाइज और करके। ऑर्गेनाइज करके बहुत रिफाइन करना है। बिल्कुल। चीज़ें वही हैं, फाइन ट्यूनिंग है ये। फाइन ट्यूनिंग है बेसिकली। मेडिकल यूनिट की, पल्मो यूनिट की, किसी भी सर्जिकल यूनिट की, अगर सर्जिकल मरीज है, जो कुछ हो रहा होता है उसकी फाइन ट्यूनिंग है। एग्जैक्टली आईसीयू या आईटीयू या आपने वही क्रिटिकल। चीज़ें हैं, वही चीज़ें हैं, लेकिन उसको जितना रिफाइन ये करके बहुत अच्छा आउटकम को एक बेहतर बनाया जा सकता है, होता आप है। उसमें आप करते हैं। बिल्कुल। एस से होता है सर फास्ट हग्स। हम्म। हग्स में जी ग्लाइसेमिक कंट्रोल है सर। एस से है स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग ट्रायल ठीक। कि डेली बेसिस पे पेशेंट को आपने सिडेशन विकेशन देनी है, डेली बेसिस पे उसको स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग ट्रायल देना है। ठीक। गाइडलाइंस का ये पार्ट है कि अब आप डेली बेसिस पे अवेकनिंग और एसबीटी ट्रायल देखते रहेंगे अब ये अपनी ब्रीदिंग अपनी एफर्ट को भी सर, अपनी एफर्ट को भी और उसकी जो डिपेंडेंसी को कम करने के लिए मसल वेस्टिंग, वो खुद मायोपैथी को, कितनी एफर्ट कर रहा मसल वेस्टिंग को, है मायोपैथी वापस को आने करने, के लिए, उस वेंटिलेटर से वापस आने लेकिन के लिए उसमें खुद अपनी हाँ, सांस। उसमें ये जो एलिमेंट बताने का है ना सर, वो ये जरूरी है कि जिस कंडीशन की वजह से पेशेंट इंट्यूबेट हुआ, जी। यानी हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी थी या कोई प्राइमरी फोकस जो भी था, एटलीस्ट वो कंडीशन ऑप्टिमाइज हो चुकी हो। ठीक। उससे पहले देने का स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग ट्रायल कोई फायदा नहीं है, उल्टा बल्कि उल्टा नुकसान। नुकसान हो सकता है। जब पैरामीटर सही बना रहा हो, वॉल्यूम सही बना रहा है, जी, या मिनिमम फिर मिनिमम सेटिंग्स पे आ ये चुका है पेशेंट। नर्सिंग केयर हो रही हो हाँ बेहतरीन, हाँ, और जब हमें पता चल रहा हो कि अब ये आउट हो सकता है, तो तभी हीमोडायनेमिकली स्टेबल हो, जी। प्राइमरी फोकस ऑप्टिमाइज्ड हो चुके हो और वेंट की मिनिमम सेटिंग्स हो, आप स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग ट्रायल और वेटिंग ट्रायल में देर ना करें फिर। ठीक। तो ये फास्ट हग्स के अंदर जो मेन चीज़ है ये था, ये ग्रेट। उसमें उस वक्त हम ट्राई देंगे कि हाँ जी। ठीक है। नेक्स्ट था सर बिड, BID। जी। बी से है बाउल मूवमेंट्स, कि आपने पेट। जो गट है उसको खाली रखना है। ठीक, ठीक, ताकि वहां से इंफेक्शन सेप्स एग्जैक्टली जो ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म और ये चीज़ें हैं, और ख़ास तौर पे अमोनिया, वो एक कॉज ना बने इंसेफलोपैथी की, इन्फेक्शन को एक्सटेंड करने की। ठीक। तो आप यूजुअली मोस्टली जितने भी हमारे पेशेंट्स होते हैं, सेप्सिस के हैं, कोई न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हैं, ज़्यादातर हमारी कोशिश यही होती है कि बाउल इरिगेशन, बाउल की मूवमेंट्स बाय एनी मींस, जो आप ड्यूफालेक यूज़ करते हैं सर, आप क्लीन एनीमा यूज़ करवाते हैं, शरबत है या कैप्सुलेट एनीमा जो भी है, ठीक। आप सोप एनीमा यूज़ करते हैं, आप जो है वो रेक्टल ट्यूब यूज़ करते हैं। बिल्कुल, ताकि तो ये वो आईसीयू है कि आपने बाउल मूवमेंट्स को, वो भी आपने डेली बेसिस पे आप उसको क्लियर रखना है सर। BID, बिड, आई से सर बनता है इंडवेलिंग कैथेटर्स। अब उनका ख्याल। जब भी पेशेंट आपका हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिटेड होगा ना सर, मल्टीपल इंडवेलिंग कैथेटर्स डलते हैं। हत्ता कि ब्रेनुला भी जी, एक इंडिविलिंग कैथेटर है, इंडवेलिंग कैथेटर इसका है। ख्याल रखना है, यहाँ इन्फेक्शन ना हो। हमने 2 इन्वेसिव मेयर्स के लिए हम हर पेशेंट में डालते हैं, एक को A लाइन कहते हैं सर, आर्ट लाइन, ठीक। और एक CVP लाइन सर। ठीक। ठीक है, एक तो इससे हम थोड़ा सा वॉल्यूम स्टेटस का यहाँ पेशेंट डाल का, देते हैं सीवीपी लाइन जी जी न्यूट्रिशन के जी जी, लिए। मेडिकेशन के लिए सर, न्यूट्रिशन के न्यूट्रिशन लिए, और इवन फॉर वॉल्यूम स्टेटस के लिए भी हम, बिल्कुल। अब सीवीपी लाइन इतनी वो नहीं, अब ज्यादातर हमारा जो पर्पस होता है वो सीवीपी का, वो ये कि एक आपकी सेंट्रल लाइन में एक्सेस हो फॉर मेडिकेशन के पेशेंट किसी भी टाइम सीरियस हो सकते ठीक है। हैं। E लाइन हम डालते हैं सर, दैट इज इन्वेसिव वे टू मॉनिटर ब्लड प्रेशर। ठीक। तो उससे हम एबीजीज का सैंपल बार बार आपको प्रिक नहीं करना पड़ता, वहीं से सैंपल भी वहीं से A लाइन से सैंपल लिया और वहीं से आप आरटी, और ब्लड प्रेशर मॉनिटर भी। इन्वेसिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग का वो एक तरीका है सर। ठीक। तो ये 2 लाइंस तो मेजर हैं, बाकी एनजी, फोलीज, IV लाइंस, तो जितने भी इंडवेलिंग कैथेटर्स हैं उसका रिकॉर्ड एक स्टाफ को पता होना चाहिए
कि ये किस टाइम के ऊपर, किस दिन, किस वक्त डली थी, ठीक। और जो उसका हमने एक टाइम ड्यूरेशन उसको सेट proper किया हो, चेंज करना। हाँ प्रॉपरली चेंज का उसने डॉक्टर को बताना कि डॉक्टर साहब ये आज 7 डेज हो गए हैं फेमरल कैथेटर को डले हुए, आज इसको 10 डेज हो गए हैं, ए लाइन को इतने दिन हो गए हैं। तो ये सारा उस स्टाफ ने उसके अंदर जो उसका जो डेली आके जो पेशेंट उसने अपना बेड साइड पे असेस करना है, पैरामेडिक्स ने ये उसका एक पार्ट है कि वो इनड्वेलिंग कैथेटर के ड्यूरेशन को जहन में रखे कि ये कौन सा है, और वो अराउंड के ऊपर वो डॉक्टर को अगर भूल भी रहा है तो वो बताए सर। जो ठीक। डी है सर, डी से है जो जो ड्रग्स आप दे रहे हैं उसकी डी एक्सकलेशन, खास तौर पे जो एंटीबायोटिक्स हैं। हम्म। चार्ट में आपने ये बेसिकली ज़्यादातर काम ये डॉक्टर्स का, जो हमारे जूनियर डॉक्टर्स होते हैं, हाउस ऑफिसर्स और पीजीआरस का, ये जो नमूनिक है ये सिर्फ स्टाफ के लिए नहीं है सर। जो मेरा एक मेडिकल ऑफिसर, जो मेरा एक रेजिडेंट, जो मेरा एक हाउस ऑफिसर वहाँ अपॉइंटेड है, जी ये बिल्कुल। उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस निमोनिक को याद रखे। बिल्कुल। लेकिन ये ज़्यादा नर्सिंग के साथ है, उनका एक निमोनिक और हम यूज़ करवाते हैं जो उनको याद करवाते हैं, दैट इज़ रिच मैन। उसके ऊपर फिर किसी और उसमें डिस्कशन में बात करेंगे, जो हम हाउस ऑफिसर्स और पीजीआर को सिखाते हैं कि आपने पेशेंट को आके कैसे देखना है। ठीक। ठीक है, उसका हमने एक निमोनिक बनाया हुआ है, रिच मैन। रिच मैन। रिच मैन सर, किसी और वक्त हम हम इसके डॉक्टर्स बात के लिए करते है, हैं। वो डॉक्टर्स ठीक। के लिए। ये ठीक। जो फास्ट हग्स बीआईडी है, फास्ट हग्स बीआईडी। ये पैरामेडिक्स के लिए है सर, जो बिल्कुल। बैकबोन है, जो मुसलसल और 24/7 बेड के ऊपर बैठी हुई हैं। बिल्कुल, और ये आपने बहुत अच्छा एलेबोरेट किया। जी और इसमें एक चीज़ ये थी कि जब आपने वो ट्रायल वाली जो बात की, उसमें थोड़ा सा सिर्फ बता दें मेरे अपने नॉलेज के लिए भी, कि जब वो आपने ट्रायल दिया तो किस पैरामीटर पे आप देखेंगे मुख्तसरन कि हम इसको अब आउट कर सकते हैं पेशेंट को। सर, डेफिनेटली उसमें ये है कि पेशेंट की कोई एसिंक्री ना हो रही हो वेंट के साथ, ठीक। टेकिकार्डिया। पेशेंट अलग जोर लगा रहा है, हाँ, अलग वेंट जोर लगा रहा ये सिंक्रोनाइजेशन, ना हो, सिंक्रोनाइजेशन हो, सिंक्रोनाइजेशन हो। वेंट की मिनिमम सेटिंग्स हो, कोई ठीक। हीमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी ना हो रही हो, और पेशेंट अवेक होने के बाद प्रॉपर कमांड्स को फॉलो और कर रहे फिर वो पहले आप SIMV मोड पे ले आएंगे, हैं। जी, फिर उसको जो बाइप। एस आई एम भी है उसमें जी आप मिनिमम ब्रेथ के साथ, 10-12 ब्रेथ के साथ, ताकि वो अपना ब्रेथ भी ले, और जहाँ पे उसको ब्रेथ नहीं आ रहा तो और जो 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 ओरिजिनल प्रॉब्लम थी वो एड्रेस हो एड्रेस हो चुकी चुकी है हो। उसको। बहुत शुक्रिया नासिर। मेरा ये ख्याल है कि नर्सिंग, पैरामेडिक्स, डॉक्टर्स, HOs, न्यू बिगनर्स, हत्ता के ICU में जो काम नहीं किया हुआ जिन्होंने, और सीनियर्स भी हैं, उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव एक टॉक थी। और बहुत बहुत शुक्रिया आप एंड ऑल द बेस्ट। आप डॉक्टर नासिर इज़ वर्किंग विद मी एज ए सीनियर रजिस्ट्रार ऑफ पल्मोनोलॉजी एंड इज़ इन इंटेंसिविस्ट। और इनकी जो खिदमात हैं डे एंड नाइट हैं, और इनकी खिदमात से लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं यहाँ पर। और बहुत अच्छे ख़यालात इनके बारे में मेरे पास आते रहते हैं, और हमेशा वो यही कहते हैं कि सर डॉक्टर नासिर साहब ने हमारी बहुत अच्छी केयर की। और ये सिर्फ वीडियो की खातिर मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये एक हकीकत है। इंशाल्लाह इनके साथ हम दूसरी एक दो तीन और वीडियोस या ज़्यादा हम इंशाल्लाह करेंगे, और ICU और पल्मों से रिलेटेड और जो अवेयरनेस है आप तक पहुंचती रहेगी। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपने ICU के मरीज़ों का ख्याल रखें, अपने इतना ख्याल रखें कि कोई ICU में आना ही ना पाए, पहले ही केयर उसकी बहुत ज़्यादा करें। और अगर ICU में हो तो ये केयर करें। और जो डॉक्टर्स हैं वो इसको फॉलो करें, नर्सिस इसको फॉलो करें, और पैरामेडिक्स, हत्ता कि जो भी कंसर्न है इसको फॉलो करें। डेट विल बी वेरी इफ़ेक्टिव, और ये बहुत अच्छा नॉलेज है उनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।